नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बांग्लादेश में युवा नेता उस्मान हादी का परिवार उनकी हत्या के लिए मोहम्मद यूनुस की सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा है। परिवार का साफ साफ आरोप है कि अगले साल होने वाले आम चुनाव को डिरेल कराने के लिए उस्मान हादी की हत्या कराई गई, लेकिन यूनुस सरकार और कट्टरपंथियों ने हादी की हत्या को हिंदू और भारत विरोधी एंगल देकर सांप्रदायिक हिंसा की आग फैला दी। 2 हिंदू नौजवानों को दरिंदों ने मौत के घाट उतार दिया। हालात इस कदर बिगड़े कि भारत ने बांग्लादेश को सीधी सीधी चेतावनी दे दी। आईएसआई की सरपरस्ती में इस्लामिक कट्टरपंथ की सोच वाली भीड़ ने जेम्स के नाम से मशहूर फारूक महफूज अनम के कॉन्सर्ट को भी हिंसक बवाल में बदल दिया। अपने फायदे के लिए मोहम्मद यूनुस, चीन और पाकिस्तान बांग्लादेश को इसी तरह स्थिर रखना चाहते हैं। बांग्लादेश की इस खतरनाक हालत का सीधा असर भारत के सरहदी राज्यों पश्चिम बंगाल और असम में भी पड़ रहा। कुल मिलाकर पूरे हालात पर अभी हालात जो है यहां पेचीदा हो गए हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। हिंदुओं पर जुल्म, लेकिन हमको बेइज्जती से ऐसा करके बस में डाला है। जेंट्स लोगों ने, लेडीज लोगों ने, हम लोग को महिलाओं के ऊपर इन लोग ने मारा है। कट्टरवाद का चरम। बांग्लादेश बेलगाम। भारत की ललकार। चीन पाक की चाल। रहमान बदलेंगे हाल। हमारा अगर धर्म नहीं बचता है तो हमसे रोटी को छीन लिया जाएगा, कब्रों को जला दिया जाएगा और मकानों में आग लगा दी जाएगी। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश गर्त के पाताल लोक में बेहद नीचे गिर चुका है, लेकिन भारत और शेख हसीना विरोधी युवा नेता उस्मान हादी की हत्या के बाद हालात पूरी तरह बेलगाम हो चुके हैं। बांग्लादेश का एकदम एजेंट बनकर काम कर रही है ये कोलकाता पुलिस। उस्मान हादी के भाई शरीफ उमर हादी ने इस मर्डर के पीछे यूनुस सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষ ওসমান হাদির বিচারের অপেক্ষায় আছে। সরকারের কাছে আমি অনুরোধ করব, আপনারা যারা রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকাকালীন অবস্থায় ওসমান হাদিকে হত্যা করা হয়েছে, এই হত্যার দায় আপনারা এড়াতে পারবেন না। उमर हादी के मुताबिक यूनुस सरकार के अंदर की ताकतें ही उस्मान हादी की हत्या के पीछे हैं। वो आने वाले राष्ट्रीय चुनाव को पटरी से उतारना चाहते हैं। मुफ्त में मिली कुर्सी का सत्ता सुख बरकरार रखने की चाहत पालने वाले मोहम्मद यूनुस और उनके जिहादी कट्टरपंथी साथी उस्मान हादी की हत्या के बहाने मुस्लिमों की भीड़ को भारत और अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के खिलाफ भड़का रही है। इसी का नतीजा है कि बांग्लादेश में दरिंदगी की सभी हदें पार करते हुए भीड़ हिंदू युवकों को सरेआम मौत के घाट उतार रही है। लंबे अरसे से संयम बरत रहे भारत ने बांग्लादेश को सीधे सीधे ललकारते हुए चेतावनी दी है कि उसकी जमीन पर हिंदू अल्पसंख्यकों की हत्या कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से हिंदू संगठन के
लोगों के द्वारा किए जा रहे शांतिपूर्ण प्रदर्शन के ऊपर पश्चिम बंगाल की सरकार ने, पश्चिम बंगाल की पुलिस ने बर्बर कार्रवाई की है। हम उसकी घोर निंदा करते हैं और भर्त्सना करते हैं। जिसके बाद भारत ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को निशाना बनाने वाली हाल की घटनाओं को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसी हिंसा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि नई दिल्ली ने सीमा पार हो रही घटनाओं पर गंभीरता से ध्यान दिया है और यूनुस सरकार से इन हत्याओं के जिम्मेदार लोगों की पहचान कर सजा दिलाए जाने की मांग की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हम बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या की निंदा करते हैं। हमने इसे लेकर बांग्लादेश के झूठे नैरेटिव की आलोचना करते हुए बयान भी दिए हैं। बांग्लादेश की मौजूदा अंतरिम सरकार के कार्यकाल के दौरान बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की 2900 घटनाएं हुई हैं। Our point on Bangladesh has been very clear and consistent all throughout. India stands for strengthening our ties with the people of Bangladesh. We favor peace and stability in Bangladesh, and we also, our point of view on elections, you are aware, we stand for free, fair, inclusive and participatory elections in Bangladesh, which is to be held in a peaceful atmosphere. So that is where we are. We stand for fair, free and inclusive and participatory elections in Bangladesh. MEA ने बांग्लादेश में तारिक रहमान की वापसी के सवाल पर कहा कि भारत बांग्लादेश में निष्पक्ष चुनाव का स्वागत करता है और तारिक रहमान की वापसी को भी उसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत बांग्लादेश के लोगों के साथ हमारे संबंधों को मजबूत करने पर खड़ा है। हम बांग्लादेश में शांति और स्थिरता चाहते हैं और वहां निष्पक्ष और समावेशी चुनाव की मांग करते हैं। We are all aware of the recent developments in Bangladesh. We have been closely following them, and as far as law and order situation is concerned, I have been apprising you from time to time as to what our position has been or should be and is today. The unremitting hostility against minorities in Bangladesh, including Hindus, Christians and Buddhists at the hands of extremists, is a matter of grave concern. We condemn the recent gruesome killing of a Hindu youth in Maimen Singh and expect that the perpetrators of the crime would be brought to justice. Over 2,900 incidents of violence against minorities, including cases of killings, arsons, land grab, have been documented by independent sources during the tenure of the interim government. These incidents cannot be brushed aside as mere media exaggerations or dismissed as political violence. बता दें, बांग्लादेश के राजबाड़ी जिले के पंशा में देर रात ग्रामीणों के एक समूह ने एक हिंदू व्यक्ति को पीट कर मार डाला था। इससे पहले दीपू चंद्र नाम के एक हिंदू युवक की भी मॉब लिंचिंग की गई थी। वहीं भारत की सख्ती के बाद बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की बेरहमी से की गई हत्या के मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारियां मैमन सिंह जिले के भालुका इलाके में छापेमारी के दौरान हुई है। इस मामले में अब तक कुल 18 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। दीपू चंद्र दास की 18 दिसंबर को भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी थी। इसके बाद हमलावरों ने उन्हें एक पेड़ से बांधकर आग भी लगा दी थी। इस घटना के बाद अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया था। बता दें, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के लिए हालात लगातार खराब हो रहे हैं। इस साल जनवरी से अब तक 50 से ज्यादा गैर मुस्लिमों की हत्या हो चुकी है और कई लोगों पर ईश निंदा के झूठे मामले दर्ज किए गए हैं। इन हमलों के पीछे यूनुस सरकार और कट्टरपंथी ताकतें हैं। बांग्लादेश में अगले साल फरवरी में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं और कई जगह झड़पें भी हो रही हैं। इस दौरान अल्पसंख्यक समुदाय
खासकर हिंदू अक्सर कमजोर होने की वजह से निशाना बन जाता है। कई बार राजनीतिक बदले या डर फैलाने के लिए उन पर हमले किए जाते हैं। वहीं कट्टरपंथी समूह धर्म के नाम पर लोगों को भड़का रहे हैं। वे अल्पसंख्यकों को दूसरा या दुश्मन बताकर समाज में नफरत फैला रहे हैं। इससे आम लोग भी उकसावे में आ जाते हैं और भीड़ हिंसा करने लगती है। फेसबुक, व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म पर कई बार झूठी खबरें या धार्मिक अपमान से जुड़ी पोस्ट तेजी से फैलती है। बिना जांच के लोग गुस्से में आकर भीड़ बना लेते हैं और अल्पसंख्यकों के घर, मंदिर या दुकानों पर हमला कर देते हैं। चुनाव से पहले इरादतन माहौल को खराब करने के लिए कट्टरपंथी ताकतें हिंदुओं समेत तमाम सांस्कृतिक और कलात्मक कार्यक्रमों को निशाना बना रहे हैं। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं बना होता, इस तरीके से हिंदू नहीं जलाया होता, और जलाता तो फिर उसकी क्या दुर्गति होती या वह भी जानता। ये सुरक्षा की गारंटी, वहां मारे जा रहे हैं हिंदू, आप लोग नहीं बोलेंगे। एक कैंडल मार्च निकाल के चलते हैं गांजा के मुद्दे को लेकर के, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू मारा जाता है तो आपके मुंह बंद हो जाते हैं, क्योंकि मरने वाला हिंदू है, दलित है, आप बोलेंगे नहीं। और यही सच्चाई है। निंदा प्रस्ताव पारित होना चाहिए और यह प्रस्ताव नेता विरोधी दल की तरफ से आना चाहिए। इस घटना की हम भर्त्सना करते हैं और बांग्लादेश सरकार को इस बात की चेतावनी देता हूं, और इसीलिए हम कह रहे हैं नोट करना, ये चीजें होनी चाहिए और हमारा भी प्रयास होना चाहिए। जब बांग्लादेशी को यहां से निकालेंगे और रोहिंग्या को यहां से बाहर का रास्ता दिखाएंगे तो उनके समर्थन में मत आना। यहां सांस्कृतिक अभिव्यक्ति और खुले समाज की अवधारणा बार बार कट्टर सोच के निशाने पर आ रही है। बांग्लादेश में हालिया दिनों में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हुए हमलों को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। हसीना ने कहा है कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार बांग्लादेश में गैर मुस्लिमों पर अत्याचार कर रही है। आवामी लीग की नेता हसीना ने कहा कि ढाका की मौजूदा सत्ता अवैध है, क्योंकि उन्होंने इसे गैर कानूनी तरीके से हथियाने का काम किया है। अब वो अवैध रूप से मिली सत्ता का इस्तेमाल मिसाल धार्मिक अल्पसंख्यकों को जिंदा जलाने जैसे बुरे कामों के लिए कर रहे हैं। हसीना ने हालिया दिनों में 2 हिंदू युवकों की मॉब लिंचिंग पर यूनुस को घेरा है। अगस्त 2024 में ढाका छोड़ने को मजबूर होने के बाद भारत में रह रही शेख हसीना ने क्रिसमस के मौके पर अपना संदेश जारी किया है। इस मैसेज में हसीना ने यूनुस सरकार को सीधे तौर पर धर्म के आधार पर भेदभाव करने वाला शासक कहा है। हसीना ने कहा कि बांग्लादेश के लोग इस बुरे दौर को ज्यादा समय तक नहीं चलने देंगे। यूनुस की सरकार को लोग जल्दी ही उखाड़ कर फेंक देंगे। बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाए जाने पर संयुक्त राष्ट्र भी चिंतित है। बता दें, बांग्लादेश में युवा नेता उस्मान हादी की मौत के बाद हालिया दिनों में लगातार हिंसा की घटनाएं हुई हैं। इस दौरान खास तौर से दीपू चंद्र दास नाम के एक युवक की भीड़ के हाथों बर्बर हत्या ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। इस घटना की यूएन के अलावा अमेरिका, भारत समेत कई देशों के नेताओं ने कड़ी निंदा की है। याद दिला दें कि बांग्लादेश में हिंसा ऐसे समय में हो रही है जब पश्चिम बंगाल और असम में विधानसभा चुनाव के लिए सियासी सरगर्मी तेज है। माना जा रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हालिया हिंसा का असर पश्चिम बंगाल और असम की राजनीति पर काफी गहरा और सीधा पड़ सकता है। असम और पश्चिम बंगाल दोनों राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से लगती हैं, इसलिए वहां होने वाली कोई भी उथल-पुथल यहाँ के सामाजिक और चुनावी समीकरणों को तुरंत प्रभावित कर सकती है। असम और बंगाल में इसे जनसांख्यिकी बदलाव और अवैध घुसपैठ के पुराने मुद्दे से जोड़कर देखा जा रहा है।
जो चुनाव में सियासी असर डाल सकता है। हेमंत बिस्वा शर्मा लगातार कह रहे हैं घुसपैठियों की शिनाख्त और उन्हें बाहर निकालकर ही हम दम लेंगे। बांग्लादेश को कट्टरपंथियों ने फिर बारूद के ढेर पर बैठा दिया है। बांग्लादेश और भारत की 4000 किलोमीटर से अधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा मिलती है। दोनों मुल्कों के बीच कई पॉइंट ऐसे हैं जहां तय करना मुश्किल होता है कि कदम भारतीय सीमा में है या फिर बांग्लादेश की सीमा में। बांग्लादेश से सटे पश्चिम बंगाल और असम में भी अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। बांग्लादेशी हिंदुओं पर अत्याचार की खबरें मतुआ समुदाय और अन्य शरणार्थी समूहों के बीच सीएए के समर्थन को और मजबूत कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। बांग्लादेश में अब क्या होगा कोई नहीं जानता। बांग्लादेश की मौजूदा हालत जो है वो बहुत बिगड़ी हुई है। मोहम्मद यूनुस इसके कर्ता धर्ता है। शेख हसीना के जाने के बाद से ही हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। ढाका की सड़कें खून से लाल हो चुकी हैं। लोग डर के साए में जी रहे हैं। कभी धमाका हो रहा है तो कभी गोलियां चल रही हैं। बांग्लादेश पूरी तरह अंधकार में डूब गया है। अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। जब से शेख हसीना की सत्ता का तख्ता पलट हुआ है, ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश की किस्मत ही फूट गई है। बांग्लादेश में फरवरी 2026 में आम चुनाव होने हैं। शेख हसीना की सरकार की तख्ता पलट के बाद देश में पहली बार चुनाव होने वाला है। उससे पहले नेताओं की हत्या का सिलसिला शुरू हो गया है। अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा और लिंचिंग की घटनाएं लगातार हो रही हैं। इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले मोहम्मद यूनुस ने जब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की कमान संभाली तो आवाम में उम्मीद जगी थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। यूनुस के आगमन से बांग्लादेश में 3 चीजें खास तौर पर हुई हैं, जिसने पड़ोसी देश को अंधेरे की तरफ धकेल दिया है। पहला, कट्टरपंथियों का उभार और अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा। दूसरा, भारत विरोधी भावनाओं को भड़काने का चलन। और तीसरा, बांग्लादेश की इकोनॉमी गर्त में चली गई, जो शेख हसीना के कार्यकाल में कुलांचे मार रही थी। मोहम्मद यूनुस के कमान संभालने के बाद से भारत विरोधी मुहिम को हवा देना शुरू हो गई। धीरे धीरे इस चिंगारी ने भयानक आग का रूप धारण कर लिया है। शेख हसीना सरकार के पतन के बाद ढाका के पॉलिटिकल कॉरिडोर में चीन और पाकिस्तान की चहलकदमी बढ़ गई है। भारत विरोध में मोहम्मद यूनुस उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जहां पर वादी के अलावा कुछ नहीं। पाकिस्तान अपने दशकों पुराने मंसूबों को अंजाम देने में जुट गया है। वहीं चीन भारत के खिलाफ बफर बनाने की कोशिश में है। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार में चीन और पाकिस्तान का प्रभाव बढ़ा है। आईएसआई सक्रिय हुआ, जिससे भारत विरोधी भावनाएं भड़की हैं और अल्पसंख्यकों पर हमले तेज हुए हैं। बांग्लादेश में बदलती राजनीतिक स्थिति के कारण भारत को 1971 के युद्ध के बाद से सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। इसे लेकर विदेश मामलों पर संसद की एक स्थायी समिति ने सरकार को चेताया था। समिति ने इस्लामी ताकतों के पुनरुत्थान, कमजोर होती घरेलू राजनीतिक संरचनाओं और ढाका में चीन और पाकिस्तान के बढ़ते प्रभाव की ओर इशारा किया है। चीन और पाकिस्तान ने शेख हसीना के 2024 में सत्ता से हटने के बाद बांग्लादेश में तेजी से अपना प्रभाव बढ़ाया है। खासकर मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के दौरान पाकिस्तान ने आईएसआई के जरिए अपना गुप्त संचालन फिर से शुरू किया, जबकि चीन ने BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और आर्थिक निवेशों से रणनीतिक पकड़ मजबूत करने की कोशिश शुरू की। दरअसल ये बदलाव भारत विरोधी ध्रुवीकरण को बढ़ावा दे रहा है। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद पाकिस्तान के साथ संबंधों में आया हालिया बदलाव दक्षिण एशिया की भू राजनीति को प्रभावित कर रहा है। यूनुस
यूनुस सरकार द्वारा पाकिस्तानी कार्गो शिपमेंट पर से अनिवार्य कस्टम जांच हटाने और व्यापारिक सुविधाएं देने के निर्णय ने चिंता बढ़ा दी है। आशंका है कि इस ढील का लाभ उठाकर आईएसआई द्वारा नशीले पदार्थों, अवैध हथियारों की तस्करी और उग्रवादी नेटवर्क को पुनर्जीवित किया जा सकता है। रक्षा विश्लेषकों के अनुसार 2024-25 के दौरान ढाका में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की गहरी पैठ हुई है। भारत के पूर्वोत्तरी राज्यों को अस्थिर करने के उद्देश्य से अलगाववादी समूहों को समर्थन देने और प्रॉक्सी गतिविधियों को बढ़ावा देने के प्रमाण मिले हैं। जमाते इस्लामी जैसे संगठनों की बढ़ती भूमिका और लश्कर-ए-तैयबा जैसे प्रतिबंधित समूहों की सक्रियता ने बांग्लादेश को भारत विरोधी गतिविधियों के लिए एक संभावित लॉन्चिंग पैड के रूप में खड़ा कर दिया है। यह स्थिति पिछले एक दशक में बने सुरक्षा तालमेल को गंभीर चुनौती दे रही है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के अधीन ढाका और बीजिंग के रिश्तों में आई नई ऊष्मा ने दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन को प्रभावित किया है। मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस की हालिया चीन यात्रा के दौरान मैंगो निर्यात, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए कुल 9 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। यूनुस द्वारा बांग्लादेश को चीनी अर्थव्यवस्था के विस्तार के रूप में प्रस्तुत करना और ब्लू इकोनॉमी में चीन को निवेश के लिए आमंत्रित करना भारत के लिए रणनीतिक चिंता का विषय है। चीन की ये घुसपैठ न केवल व्यापारिक है बल्कि सैन्य भी है। मंगला पोर्ट का आधुनिकीकरण कर और नौसैनिक सहयोग के माध्यम से चीन स्ट्रिंग ऑफ पल्स रणनीति के तहत भारत को पूर्व और दक्षिण से घेरने की कोशिश कर रहा है, जिससे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा पर दबाव बढ़ सकता है। बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान के बीच उभरता यह नया त्रिकोणीय गठबंधन दक्षिण एशिया के शक्ति संतुलन को तेजी से बदल रहा है। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार बांग्लादेश में बढ़ता चीनी निवेश और पाकिस्तानी खुफिया तंत्र की सक्रियता सीधे तौर पर भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए जोखिम पैदा कर रही है। हालांकि बांग्लादेश की चुनावी राजनीति से अवामी लीग के बाहर होने से समीकरण बदल गए हैं। ऐसे में तारिक रहमान की वापसी भारत को बीएनपी के साथ नए सिरे से रिश्ते बनाने का मौका दे सकती है। तारिक रहमान बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया और पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान के बेटे हैं। उन्हें बांग्लादेश में तारिक जिया नाम से भी जाना जाता है। वो 2008 में भ्रष्टाचार के आरोपों और गिरफ्तारी के बाद इलाज के बहाने लंदन चले गए थे और तब से वहीं निर्वासन में रह रहे हैं। 2018 में शेख हसीना की सरकार के दौरान 2004 के ग्रेनेड हमले की साजिश रचने के आरोप में रहमान की गैर मौजूदगी में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद रहमान को इन आरोपों से बरी कर दिया गया, जिससे उनके लौटने का रास्ता साफ हुआ। समावेशी बांग्लादेश बनाने का वादा ढाका पहुंचने के बाद 60 वर्षीय तारिक रहमान ने समर्थकों के विशाल समूह को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने देश में शांति व स्थिरता बनाए रखने का आह्वान किया और समावेशी बांग्लादेश बनाने की व्यापक योजना पेश की। हाल ही में पीएम मोदी द्वारा अस्पताल में भर्ती खालिदा जिया की सेहत पर चिंता जताने और बीएनपी द्वारा उस पर आभार व्यक्त करने से रिश्तों में जमी बर्फ पिघलती दिख रही है। रहमान के साथ रिश्ते सुधारने के संकेत भारत इस समय देखो और इंतजार करो की नीति पर चल रहा है। भारत के लिए तारिक रहमान फिलहाल एक ऐसी पहेली है जिसके सूत्र भविष्य के गर्भ में छिपे हैं। भारत चाहता है कि बांग्लादेश में लोकतंत्र बहाल हो, लेकिन डर है कि कहीं रहमान की आड़ में कट्टरपंथी तत्व फिर से मजबूत न हो जाए। हालांकि जमाते इस्लामी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए भारत अब रहमान के साथ रिश्ते सुधारने को संकेत दे रहा है ताकि क्षेत्र में स्थिरता बनी रहे। बीएनपी आगामी फरवरी में होने जा रहे चुनाव में सत्ता हासिल करने के लिए प्रमुख दावेदार के रूप में उभरी है।
क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पार्टी आवामी लीग के चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। माना जा रहा है कि अगर बीएनपी जीती तो तारिक रहमान अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। जमाते इस्लामी की बात करें तो वो 2001 से 2006 तक बीएनपी के कार्यकाल के दौरान सहयोगी रही है, लेकिन अब उसकी मुख्य प्रतिद्वंदी मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और हमारी इस खास पेशकश में इतना है, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।